फिल्म की कहानी शुरू होती है 30 नवंबर 1989 से, जहां पश्चिम बंगाल की रानीगंज की महावीर कोयला खदान को दिखाया जाता है और नाइट की शिफ्ट चल रही होती है और अपनी नियमित कामकाज के तहत लगभग 250 मजदूर खादान में गए हुए थे। खादान में काम करने वाले सारे मजदूर लोकल के ही हैं और वो बहुत गरीब है, इसलिए उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ता। तो उनमें से कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि सालों से इस कोयला खादान में काम कर रहे हैं। अब जब रात में सारे मजदूर अपना काम कर रहे होते हैं, तभी उस खादान में एक गड़बड़ हो जाती है और एक विस्फोट के कारण जो पानी सालों से खादान में रोका हुआ था, वो पानी खादान में आने लगता है, जिस वजह से खादान में मजदूरों की भाग दौड़ी मच जाती है। तो सारे मजदूरों को अलर्ट तो कर दिया गया था, लेकिन खादान में एक फुकरे ऐसे थे जिन्हें ये मैसेज नहीं मिल पाता। उस वजह से उन्हें सैलाब का सामना करना पड़ता है और ये सीन यहीं पर कट होती है। तो इससे आगे की कहानी और भी दिलचस्प है और वो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत जल्द। पर उससे पहले आप फटाफट जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और कई सारे मूवीज का रिव्यूज पाने के लिए। और अगले दिन ये न्यूज सभी जगह फैल जाती है और हमें कोयला खदान के अध्यक्ष उज्जवल को दिखाया जाता है, जहाँ कई लोगों का मानना ये था कि अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। और साथ ही हमें ये बात मालूम चलती है कि खादान में से बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अंदर 65 लोग फंस गए हैं और 6 लोगों की जान भी चली गई है। ये न्यूज सभी जगह वायरल हो जाती है और फिर कई सारे इंजीनियर और बहुत सारे दिमाग वाले लोगों के साथ साथ कई सारे पॉलिटिशियन भी यहाँ पर पहुँच जाता है। अब इस हादसे की वजह से सड़कों पर जैम लग चुके थे और आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका था। सभी लोग इस रास्ते से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और तभी इस जैम में एंट्री होता है उस फिल्म की हीरो, जिसका नाम है जसवंत गिल। जसवंत गिल दरअसल में एक इंजीनियर, और जब उसे इस हादसे के बारे में मालूम चलता है तो वो तुरंत ही उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर की हादसा हुआ है। और जसवंत की हाल ही में ही शादी हुई है और उसकी पत्नी का नाम निर्दोष है। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो सारे इंजीनियर्स अब यहाँ पर मौजूद है। तभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर रेस्क्यू को कैसे किया जाए। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है जसवंत। जसवंत दरअसल में उज्जवल की बहुत अच्छा दोस्त है और उसे देखकर उज्जवल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस टेंशन भरी सिचुएशन से अगर कोई निकाल सकता है तो वो जसवंत है। और कई सारे लालची पॉलिटिशियंस भी इसमें अपना स्वार्थ देख लेता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये रेस्क्यू ठीक से हो गया तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से उज्जवल की पोजीशन भी खतरे में है और वहाँ मजदूरों की परिजन भी आक्रोश में है, क्योंकि सरकार के कुछ ना करने पर वो लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन फिर जसवंत स्थिति को इसी तरह से काबू में करते हैं और रेस्क्यू के प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। और अब आगे हमें ईस्टर्न कोल माइन के डायरेक्टर सेन को दिखाया जाता है। वैसे तो ये सारा काम सेन का है, लेकिन वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इस रेस्क्यू को करना इम्पॉसिबल है और वो इसे नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्हें लालच दिया गया कि तुम्हें उज्जवल की कुर्सी मिल सकती है, तो उन्हें इस रेस्क्यू में इंटरेस्ट आ जाता है। वो सभी को अपना प्लान समझा देता है कि एक पॉइंट से एक बड़ी सी बाल्टी को हम अंदर भेज सकते हैं और उस बाल्टी के द्वारा सभी लोग बाहर आ सकते हैं। लेकिन जसवंत बहुत अच्छे से जानता है कि अंदर पानी की बहाव के कारण बड़ी से बड़ी बाल्टी काम करने वाली नहीं है। लेकिन ईस्टर्न कोल माइन की डायरेक्टर होने के कारण सभी को उनकी बात माननी होती है और जसवंत को चुप होना पड़ता है। लेकिन यहाँ अभी इन्हें ये बात भी नहीं मालूम है कि अंदर कितने लोग जिंदा है और कितने लोग बचे हुए हैं, और वो लोग उस जगह पर कहाँ पर है ये भी नहीं मालूम। तो आगे हम देखते हैं सभी मजदूरों को जो कि खादान में मौजूद है। वो किसी तरह से उन सैलाब से तो बच गए थे, लेकिन वो पानी जो है वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही थी। इन्हीं मजदूरों में बासु नाम का एक आदमी है जिसे इस खादान का काफी एक्सपीरियंस है। वो उनसे कहता है कि हमें इस खादान के बिग पॉइंट पर जाना होगा, क्योंकि खादान की पानी जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन भोला जो है वो हर बार बासु के बातों का विरोध करता है। वो कहता है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक पानी से भरे सैलाब को पार करना होगा, तब जाकर हम वहां पर पहुंचेंगे। तो बासु बताता है कि वहां पर जाने का खतरा जरूर है, लेकिन वहीं जाकर हमें मदद मिल सकती है। दरअसल बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट की पूरी तरह से खिलाफ है। उनमें भोला एक है, और भोला तो कुछ ज्यादा ही मैनेजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है और मैनेजमेंट ने उनका साथ कभी भी नहीं दिया। अब डायरेक्टर सेन के प्लान के मुताबिक अब एक बड़ी सी बाल्टी को अंदर भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है और धीरे धीरे करके उसे अंदर भेजा जाता है। अंदर एक पानी का सैलाब था और उस पानी के सैलाब को इस बड़ी सी बाल्टी को पार करना था, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब हुआ। तो डायरेक्टर सेन का प्लान पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका था। तो अब बारी है जसवंत गिल के प्लान की। वो उज्जवल से कहता है कि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनमें से कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि 25 सालों से इस खादान में काम कर रहे हैं, मतलब उन्हें इस खादान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अब बारी है जसवंत गिल के प्लान की।
वो उज्जवल से कहता है कि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनमें से कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि 25 सालों से इस खादान में काम कर रहे हैं, मतलब उन्हें इस खादान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उन्हें ये बात भी जरूर मालूम होगी कि अगर पानी का सैलाब आता है तो उन्हें कहाँ पर जाना है। दरअसल में जसवंत उसी बिग पॉइंट की बात कर रहा था जिसके बारे में वासु अपने मजदूरों को बता रहा था। तो यहाँ पर जसवंत उज्जवल से कहता है कि हम उस बिग पॉइंट के ऊपर से खुदाई करना चालू करेंगे। वहाँ पर पहले हम एक छोटा सा होल करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर मजदूर वहाँ पर है कि नहीं। एक बार हमें पता चल जाए कि मजदूर किस लोकेशन पे है तो वहाँ पर हम एक बड़ा सा होल करके सभी को रेस्क्यू कर लेंगे, जिसके लिए जसवंत को 2 लोगों की ज़रूरत थी। एक तो इंजीनियर बिंदल और दूसरा इस खादान में सालों से काम करने वाले तपन घोष की, जिन्हें इस कोयले की खादान में हर एक प्रकार का नॉलेज है। और तपन घोषी यहाँ पर जसवंत को उस बिग पॉइंट के ऊपर की जगह को बताते हैं जहाँ पर कि उन्हें खुदाई करनी चाहिए। और यहाँ खादान के अंदर सभी लोगों ने वासु की बात को मान लिया था, क्योंकि पानी जो है धीरे धीरे करके खादान की तरफ बढ़ रहा होता है। इसीलिए सभी लोगों ने वासु की बात मान ली थी और अब बिग पॉइंट पर जाने के लिए मान गए थे। लेकिन उन्हें पानी की सैलाब को पार करनी थी। तो यहाँ पर सारे मजदूर मिलकर बहुत ही बहादुरी से इस पानी की सैलाब को पार करते हैं, जो कि उनके लिए इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अभी भी वो उस बिग पॉइंट तक नहीं पहुँचते। अभी भी उन्हें बहुत दूर जाना था। थोड़े आगे जाने पर वो देखते हैं कि बिग पॉइंट से वहाँ पर एक बॉल पड़ती है जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। दूसरी तरफ बिंदल ने खुदाई का काम शुरू कर दिया था। वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था और यहाँ पर जसवंत जो है वो अपने साथी को एक कैप्सूल के बारे में बता रहा होता है कि हम एक बड़े से मेटल का कैप्सूल बनाएंगे और उसके द्वारा हम सभी को आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदल ने अपने काम को पूरा कर लिया था। उसने बिग पॉइंट तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा होल कर लिया था जिसमें वो एक टॉर्च डालते हैं और जसवंत जोर जोर से आवाज़ शुरू करता है ताकि मजदूर उसकी आवाज़ सुन ले। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि मजदूरों के सामने एक बहुत बड़ी दीवार पड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो जसवंत की आवाज़ को भी नहीं सुन सकते और ना ही कोई रोशनी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद सभी को ऐसा लग रहा था कि ये प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसीलिए जसवंत का प्लान भी फेल होने के कारण सभी के परिवार वालों से बात करते हैं कि हम किसी को भी नहीं बच। ये सुनने के बाद सारे परिवार वाले बौखला जाते हैं और वो गुस्से में यहाँ जसवंत की कुटाई कर देते हैं। तो जसवंत का प्लान भी पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसलिए वो लोग सारे सामान को कलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन वहाँ खादान के अंदर जो मजदूर है उन्होंने उस दीवार को तोड़ने का फैसला कर लिया था और सारे लोग मिलकर उस दीवार को तोड़ भी लेते हैं और भागकर उस बिग पॉइंट तक पहुँचते हैं जहाँ पर कि मजदूरों को वो टॉर्च मिल गई थी। लेकिन जैसे ही मजदूर लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो टॉर्च भी वो लोग ऊपर खींच लेते हैं। ये लोग बहुत देर तक आवाज़ लगाते हैं लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा था। तभी ये आवाज़ जो है जसवंत की कानों तक पहुँचती है और वो सभी से यहाँ कांटेक्ट शुरू करते हैं, जिससे सभी को ये बात मालूम चल जाती है कि जसवंत का प्लान फेल नहीं हुआ है। अब जसवंत को पता चलता है कि सभी लोग जिंदा है और वो आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उस होल के द्वारा सभी मजदूरों को खाना, पानी और मेडिसिन वगैरह दी जाती है। लेकिन अभी जसवंत की टीम को एक बहुत बड़ा होल करना था उस बड़े से मेटल के कैप्सूल को अंदर पहुंचाने के लिए, जिसकी डिज़ाइन जो है वो जसवंत ही कर रहा था। अब अंदर एक टेलीफोन भेजकर जसवंत जो है वो वासु से बात करता है। वो अंदर की सारी हालत की जानकारी लेते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि अंदर क्या क्या हो सकता है। जसवंत यहाँ पर वासु से कहते हैं कि हम तुम्हें रेस्क्यू तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो कि खादान के अंदर हो सकती है और वो है गैस की। खादान के अंदर मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीक हो सकती है, जिस वजह से खादान की सारी मजदूरों की जान बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसीलिए जसवंत जो है वो वासु को खादान के अंदर दूर भेजते हैं और उसे ये पता लगाने को कहते हैं कि अंदर कौन सी गैस लीक हो रही है और वो कितनी दूर है। वासु यहाँ पर जसवंत को बताते हैं कि वो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो 30 बिलियन दूर है। ये बात वासु ने अपनी किसी भी मजदूर को नहीं बताई थी, क्योंकि जसवंत ने किसी को भी ये बात बताने को मना किया था। तो जसवंत की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इस मिशन को 48 घंटों के अंदर रेस्क्यू नहीं किया गया तो सारे मजदूरों की गैस के कारण मौत हो जाएगी और ये बात ऊपर सभी लोग जानते थे। इसीलिए जसवंत जो है वो बिंदल को काम तेजी से करने को कहते हैं। बिंदल कहता है कि इस काम में लगभग 40 घंटे लगेंगे। तो जसवंत बिंदल को 40 घंटा दे देता है, क्योंकि 8 घंटे काफ़ी होंगे सारे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए।
कैप्सूल भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था और मजदूरों के परिवार वाले को अब बहुत उम्मीद थी कि सारे लोग बच जाएंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद आगे हम देखते हैं कि खादान के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और भोला को कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मालूम चल जाती है और वो यहाँ पर बासु को बहुत मारते हैं क्योंकि उसने उनसे ये बात छुपाई। जिसके बाद एक स्पीकर के द्वारा जसवंत सभी से बात करते हैं और वो सभी से कहते हैं कि बासु को मैंने ही कहा था ये बात छुपाने के लिए, क्योंकि अगर ये बात तुम्हें मालूम चल जाती तो तुम लोग टेंशन में आ सकते थे। तो अब कैप्सूल पूरी तरह से रेडी हो चुका था, सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंदर कौन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टर के एक आदमी को अंदर भेजा जाता है ताकि थोड़ा बहुत क्रेडिट वो भी ले, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है। तो अब ना जाने पर यहाँ पर जसवंत ये फैसला करते हैं कि वही अंदर जाएगा और जैसे ही वो अंदर जाता है सारे मजदूर उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ प्रॉब्लम भी थी जो कि वो लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस कैप्सूल को अंदर पहुंचाने के लिए एक जुगाड़ की थी। उसे एक रस्सी से बांधा था, ना कि क्रेन से, क्योंकि क्रेन को आने में कुछ घंटे लगेंगे, तब तक उन्हें इसी तरह जुगाड़ से काम करना होगा। और खादान के अंदर भी एक प्रॉब्लम था, सारे मजदूर पहले मैं जाऊंगा जाने की रट लगाने लगते हैं, लेकिन इसका भी सलूशन यहाँ पर जसवंत ने पहले ही ढूंढ लिया था और नीचे आने से पहले ही उसने 65 नंबर तक की पर्ची भी बना ली थी और सभी को बता भी दी थी जिसका नंबर पहले आएगा वो पहले जाएगा। और उसी तरह से वो अपना काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके वो सभी को ऊपर भेज देते हैं। लेकिन आखिर के जब 10 लोग बचते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके ऊपर हावी होने लगता है, जिस वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। आखिर में जसवंत और बासु ही बचते हैं। यहाँ पर जसवंत बासु को ऊपर भेज देता है और उसकी हालात भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, जिसके बावजूद वो उस कैप्सूल में बैठता है और बहादुरी के साथ ऊपर आ जाता है। अब ऊपर जाते ही सारे परिवार वाले अपने घर वालों से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी रेस्क्यू की कंप्लीट होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। और इस रेस्क्यू के हो जाने के बाद अब सभी लोग जसवंत को भगवान मानने लगते हैं। तो दोस्तों, रुस्तम जैसी रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाने वाले निर्देशक टीनू सुरेश देसाई मिशन रानीगंज में भी उसी फ्लेवर में नजर आते हैं। फिल्म का पहला असर थ्रिलर स्पेस में है, जहां आपको ये लगता है कि अब आगे क्या होगा, जबकि इंटरवल के बाद कहानी मानवीय संवेदनाओं के इर्द गिर्द घूमने लगती है। फिल्म की जज्बाती पहलू मजबूत है, मगर तकनीकी रूप से ये कुछ जगह पर कमजोर नजर आते हैं। बार वाले तरस में भी इसका फैक्ट हालात बहुत ही भयानक दोहराया गया है। इसकी काबिले तारीफ है क्योंकि खादान के सेट भी प्रभावशाली लगता है और अक्षय कुमार ने जसवंत गिल के रूप में अपना किरदार बहुत ही अच्छे से निभाया है। अपनी पिछली फिल्मों की तरह अपने किरदार को मजबूत बनाने के लिए वो कोई भी गेटअप अपनाने को राजी रहते हैं। यहाँ जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है उनका सरदार वाला किरदार विश्वास और सहानुभूति अर्जित करने में सफल रहते हैं। हाँ, मगर उनकी नायिका परिणीति चोपड़ा शुरुआती फ्रेम में नजर आकर गायब हो जाती है। परिणीति को स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है, मगर फिल्म की सहयोगी कास्ट मजबूत है, खासकर उज्जवल के रूप में कुमुद मिश्रा, बासु की किरदार में जामिल खान, भोला की किरदार में रवि किशन और जुगाड़ वाले टेक्नीशियन के रूप में पवन मल्होत्रा ने फिल्म में यादगार काम किया है। और फिल्म मिशन रानीगंज की कहानी एकदम सरल है। फिल्म को कैसे लिखा जाता है, राइटर एक मंजिल तय करते हैं और उस तक पहुंचने में नायक को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसी से कहानी तैयार होती है।